सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जैसा कि डिस्कस किए थे कि CUET 2024 का सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्या हम लोग का स्ट्रेटजी होगा CUET 2024। तो जैसा कि आपको पता है कि ये पूरा सिलेबस जो है वो ओल्ड सिलेबस NCERT के अकॉर्डिंगली है, तो आपको जो है वो NCERT को फोकस करना है। मैं सारे ट्रिक्स एंड ट्रिप्स आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें सॉल्यूशन चैप्टर में क्या करना है हमें कि पूरा जो उसको एक नेट, तो हम लोग इसको शॉर्ट में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इसके कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। जैसा कि सॉल्यूशन आपको पता है कि इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जब हम मिक्स करते हैं तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब मिक्स होता है तो इससे सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। यदि प्रॉब्लम के अंदर लिया हुआ है 200 ग्राम ऑफ A एंड 300 ग्राम ऑफ B, तो 300 ग्राम ऑफ B जो है ये इसका मास ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वही सॉल्वेंट होगा। जैसा कि आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जिसका ज्यादा होगा, तो इफ नंबर ऑफ मोल्स इज हायर देन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, एंड इफ नंबर ऑफ मोल्स इज लो, नंबर ऑफ मोल्स नॉट द वेट, तो हम लोग कहते हैं कि सॉल्वेंट इज ए solvent and solute when they mix together and it is a homogeneous mixture। ये मिक्सचर होमोजीनस होना चाहिए। मतलब इसमें जैसे सपोज मान लो आप ये सॉल्वेंट है और इसमें कोई सॉल्यूट आप मिक्स करते हो तो इसके बीच कोई बाउंड्री लाइन या कोई सेपरेशन लाइन नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट ए हेट्रोजीनस मिक्सचर, इट इज ए होमोजीनस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि हम लोग केवल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे प्रॉब्लम पूछेगा उसी पार्ट को हम लोग टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे, ताकि आप CUET का कोई भी एग्जाम जो है वो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो आपको सॉल्व कर सको आप। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन दो तरीके से निकाला जाता है, एक होता है फिजिकल मेथड और दूसरा आपको पता है ये होता है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसे इसको हम लोग को निकालना है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M में रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है मोलैलिटी, मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और थर्ड है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इसको हम लोग x2 से डिनोट करेंगे। मोस्टली प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड होगा। और फिजिकल मेथड में जैसा आपको पता है कि ये परसेंटेज वेट बाय वेट होता है, दूसरा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होगा, और थर्ड जो है वो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा। मतलब ये परसेंट मीन्स 100 में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो मेन हम लोग इसको मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और एक और आप देख लो इसमें ये पार्ट पर मिलियन है, पार्ट पर मिलियन मीन्स ppm शॉर्ट में डिनोट करते हैं इसको हम लोग। तो सबसे पहला होता है कि प्रॉब्लम में दिया हुआ रहता है कि सपोज आप कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है और उसमें मोलैलिटी ये सब निकालना है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे। हम लोग अपने चैप्टर को सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट को हम 1 से डिनोट करेंगे और जो सॉल्यूट होगा वो 2 से डिनोट करेंगे। ऐसे साइन कन्वेंशन किसी भी बुक में कहीं भी कुछ भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन हम लोग अपने कन्वीनियंट के लिए सॉल्वेंट को 1 कहेंगे, सॉल्यूट को 2 कहेंगे। अब जब कोई सिंबल या जीरो यूज करेंगे, जब कोई सिंबल यूज नहीं करेंगे या जीरो यूज करेंगे, इसका मतलब वो सॉल्यूशन होगा। तो जैसे हम लोग को सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम में सॉल्यूशन का यदि स्ट्रेंथ निकालना है, उसकी मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, देखो हम सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे W2 by M2 into 1000 by V वॉल्यूम इन ml। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 जो है वो डिनोट करेगा किसको, सॉल्यूट को,
और जब कोई सिंबल नहीं होगा तो वो सॉल्यूशन को डिनोट करेगा। तो ये m है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये चीज आप जरूर याद रखना कि ये जो है टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे निकलता है। कई बार प्रॉब्लम में दिया हुआ रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो मोलैरिटी जो होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ वॉल्यूम टर्म है। कई बार प्रॉब्लम में आपको वॉल्यूम नहीं देके प्रॉब्लम में डेंसिटी दिया रहता है। तो डेंसिटी के टर्म में आपको पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी होता है। वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का। इस चैप्टर में सबसे मेन चीज यही है कि जब स्ट्रेंथ निकालना है तो आप उसको क्लियरली इस चीज को समझ लो कि क्या सॉल्यूट है, क्या सॉल्वेंट है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। इस फॉर्मूला को हम लोग चेंज कर सकते हैं डेंसिटी के टर्म में। इसको कहेंगे W2/m2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम के बदले मास और डेंसिटी ऊपर आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, मोलैरिटी निकाल सकते हो। अब जैसे दूसरा सपोज आपको मोलैरिटी निकालना है तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ आपको W1 लेना है। देखो ये आपको ध्यान में रखना है कि मोलैरिटी जो है RIT हुआ, मोलैरिटी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलैलिटी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन, जब आगे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करेगा वेट ऑफ सॉल्वेंट पे। तो मोलैलिटी निकालेंगे हम लोग। और यहाँ ये W1 है आपका, क्या W1 इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये ध्यान से देखना आप। उसके बाद तीसरा होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जैसा कि आपको नाम पता है कि ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मीन्स एनीथिंग विच इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। जैसे 3/5, 7/2, 11/3 कुछ भी है। तो जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा वो रेशियो फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये मोल का फ्रैक्शन है। तो जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका इंडिविजुअल मोल कितना होगा अपॉन टोटल मोल ऑफ द सिस्टम। यहाँ x2 क्या डिनोट कर रहा है? वह x2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और n2 क्या है? n2 है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और n1 है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यदि ये बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन मींस 1 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट। तो आपको पता है पूरा जो फिजिकल केमिस्ट्री है उस पे मोल ही डिसाइड करता है कि उसके स्ट्रेंथ को कैसे निकालेंगे। यहाँ मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना है तो आपको पता है कि ये मोल है। मोल क्या था? वेट अपॉन मोलर मास। तो W2/m2 अपॉन W1/m1 प्लस W2/m2। तो इस तरीके से हम लोग इसका क्या कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब देखो, अब आपको प्रॉब्लम इसी के बेसिस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ये सब जो भी दिया हुआ है। तो मैं आपको एक प्रॉब्लम ये CUET का, जैसे आपको पता है कि 2 पेपर हुआ है 2022 में, करीब 9-9.5 लाख बच्चे अपियर हुए थे और 23 में 19,20,000 ऑलमोस्ट 19.5 लाख बच्चे अपियर हुए थे। तो अब ये काफ़ी पॉपुलर एग्जाम होते जा रहा है। तो इसलिए मैंने आपके कन्वीनियंट के लिए ये दिखाने के लिए कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या है, इसके लिए मैंने एक प्रॉब्लम जो है वो सिलेक्ट किया है। जैसे यहाँ देखो आपको दिया हुआ है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी, क्वेश्चन नंबर, ये जो है आपको, ये जो है 2022 का पेपर है। क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट द मोलैरिटी, मैं यहाँ लिख देता हूँ M, कैपिटल M, ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH, 5 ग्राम ऑफ NaOH इन
450 ml ऑफ सॉल्यूशन। चॉइस आपको दिया हुआ है, तो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है वो चॉइस हम लोग आंसर निकाल लेते हैं और मैच करते हैं कि ABCD में कौन चॉइस सही है। और जैसे आपको पता है कि एक राइट आंसर के लिए 5 मार्क्स होगा और एक रॉन्ग आंसर के लिए -1 होगा। तो आपको क्या करना है, मोलैरिटी निकालना है। तो W2/M2 × 1000/V, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो W2 पता है, W2 5 ग्राम दिया हुआ है। अब इसका मोलर मास निकाल लो आप NaOH का। तो Na का आपको पता है 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक वेट, और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो टोटल 40 हो गया। इसका मोलर मास कितना है, 40। तो 5/40 × 1000/450। इसको आप सॉल्व कर लो। ये 9 हो गया और ये हमारा 10/36 हो गया। 10/36 जैसा कि आपको पता है कि इसको फिर सॉल्व करोगे आप, यहाँ डेसिमल रखोगे तो 3 पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि 3 × 36 108 हो जाएगा। तो ये 2 टाइम्स आएगा 72, ये 80, यहाँ ये 2 हो गया, फिर एक 0 होगा, तो 8 टाइम्स जाएगा। 8 6 जा 48, 4 28 अप्रोक्सीमेट, मतलब 0.28। अब देखते हैं इसमें कौन सा चॉइस 0.28 के अप्रोक्सीमेट है। ये काफी क्लोज चॉइस दिया हुआ। देखो कैसा, मतलब जल्दीबाजी हड़बड़ करने से बच्चे क्या गलती करते हैं, क्योंकि देखो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम जो MCQ टाइप होता है, केमिस्ट्री में आपको 60 मिनट्स मिलेगा, 50 प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे, 40 प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसा मैंने आपको स्ट्रेटजी बताया था, या एक बार मैं और डिटेल में डिस्कस कर देता हूं कि आपके पास टोटल जो है वो कितने क्वेश्चन है, 6, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 50 है, 50। और यहाँ जो है पैसेज 1 एंड पैसेज 2 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कंपटीशन के लिए स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 12th बेस्ड एग्जाम है, मैं सारी चीज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसका टेंशन नहीं लेना आपको स्ट्रेटजी बनानी है। जैसे पेपर आता है, देखो आप मेरे हर एक बात को बड़े ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि जो पीछे का जो प्रॉब्लम है, जो पैसेज 1 और पैसेज 2 है, उसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं। और सबसे पहला काम करो आपकी पैसेज 1 और पैसेज 2 को देखो, क्योंकि आप शुरू से यदि 1 2 3 करते जाओगे तो हो सकता है कि आप 35 36 क्वेश्चन कर लिए, तो पैसेज 1 पैसेज 2 में क्या करेंगे, ये कंफ्यूजन बना रहता है। इसलिए पैसेज 1 को ठीक से पढ़ो आप। तो पैसेज 1 में जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रॉब्लम दिया हुआ है, और पैसेज 2 में जो है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का प्रॉब्लम दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहां से ये डिसाइड कर सकते हो कि जी पैसेज 1 और पैसेज 2 में हमें प्रॉब्लम, यदि दोनों कंफर्टेबल हो आप, तो वो 5 × 2 10 प्रॉब्लम्स हो गया, है ना। जैसा कि ये 2023 में जो पेपर आया था, तो 2023 में ये देखो, इसमें 2023 में जो प्रॉब्लम था उसमें पैसेज में पैसेज 2 का जो प्रॉब्लम है, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, तो पैसेज 2 में सॉल्यूशन चैप्टर का 5 प्रॉब्लम है। और यदि आपका सॉल्यूशन बहुत अच्छा है, 12th क्लास में बच्चे का अच्छा होता ही है सॉल्यूशन चैप्टर, तो 5 प्रॉब्लम यहाँ बहुत आसानी से कर लोगे आप। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ चैप्टर जो 12th क्लास में इस बार CBSE बोर्ड में NCERT में डिलीटेड था, लेकिन CUET में वो आ रहा है। तो आपको स्ट्रेटजी ऐसी बनानी है कि कुछ चैप्टर हम लोग उसको स्किप कर सकते हैं शुरू में, जैसे सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री और P ब्लॉक, इसको मैंने बताया था आपको, ये आप शुरू में स्किप कर सकते हो। उसका बेनिफिट क्या है कि आप इस पे ज्यादा फोकस करोगे, तो जैसे 5 क्वेश्चन ये आपका बन जाएगा। और दूसरा है ईथर वाला, 23 का पेपर ईथर से 5 क्वेश्चन है, ये काफी इजी है और सॉल्यूशन है। तो हम लोग स्ट्रेटजी के बाद आते हैं प्रॉब्लम पे, कि जो है इसमें आपको जो 4 चॉइस देता है वो चॉइस भी मैं बता देता हूं आपको। इसने क्या क्या चॉइस, हमने आंसर तो निकाल ही लिया है। तो पहला चॉइस इसने दिया हुआ है 0.278 × 10⁻³ मोलर। बी चॉइस दिया हुआ है 0.278 मोलर। सी दिया हुआ है 2.78 × 10⁻³ मोलर। और डी दिया हुआ है
2.78 मोलर। आपका आंसर कितना आया है? यदि एग्जैक्ट करेंगे हम लोग तो यहाँ 78 आएगा, इतना तो आपको पता ही है। तो आपको लग रहा है कि ये 0.278 मोलर जो एग्जैक्ट आंसर है हमारा वो बी है। एग्जैक्ट आंसर हमारा 0.278 मोलर जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें जो है 0.278 एग्जैक्ट आंसर हम लोग का ये आ रहा है ना। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। तो ये अब एक प्रॉब्लम और पूछा है इसमें, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। तो ये कितना इजी प्रॉब्लम था। बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी। आप लोग ये चीज को समझो कि प्रॉब्लम समझने में 20, 25, 30 सेकेंड का टाइम लगाओ और फिर ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसे भी आपको 40 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 60 मिनट्स का टाइम है। 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स, 1.5 मिनट का टाइम है, 1.5 मिनट्स का। तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि इसका हम लोग स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे। तो एक पार्ट सॉल्यूशन का ये होता है। दूसरा पार्ट होता है इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे आपको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग क्यों केमिस्ट ने यूज किया था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाज इंट्रोड्यूस्ड टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सब्सटेंस। क्योंकि उस समय कोई सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करता था। जैसे कोई सब्सटेंस हमने इन्वेंट किया, केमिस्ट ने कोई सब्सटेंस इन्वेंट किया, अब वो क्या कंपाउंड है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। तो मॉलिक्यूलर वेट को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हेल्प से फाइंड आउट किया जाता था। फिर बाद में हम लोग इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी अननोन टर्म निकाल सकते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है आपको पता है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट जो है ये एप्लीकेबल है किसके लिए? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। अब ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन होता है जब किसी भी नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो इससे जो सॉल्यूशन बनता है उसको कहते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है जैसे मान लो कि ये ए और ए सॉल्वेंट है और बी सॉल्यूट है, इस दोनों को मिलाते हैं तो ए और बी जो है वो सॉल्यूशन बनता है। तो इसमें कोई भी डिफरेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए बी। तो आइडियल, अभी आप ये जानो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन जिसमें हम कोई सॉल्यूट को जब डालते हैं, जो हमारा सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब जिसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद मैं आपको समझा दूंगा कि डिटेल में डिफरेंस आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन क्या होता है और मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या है। वो मैं केवल 2 लाइन का प्रिंसिपल बता दूंगा, उससे एक दूसरे को आप कनेक्ट कर लोगे, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थ्योरेटिकल पार्ट में उसके बाद डिस्कस कर दूंगा। यहाँ ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये 4 प्रॉपर्टीज जो होता है इसको कहते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। द फॉलोइंग आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज कॉल्ड relative lowering of vapor pressure। relative lowering of vapor pressure ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। दूसरा हमारा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
और फोर्थ होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। यदि हम लोग इसको देखें कि किसी भी प्रॉब्लम में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, तो इसमें सपोज ये हमारा क्या है, ये है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू होता है x2। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी भी सॉल्वेंट के अंदर किसी सॉल्यूट को डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, घट जाता है। मान लो कि आप ये कोई सॉल्वेंट है, लेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू P नॉट, और इसमें कोई सॉल्यूट आप डालोगे, ये कुछ मॉलिक्यूलर स्पेस को क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा, क्योंकि जब सॉल्वेंट के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो सॉल्यूट डालने के बाद वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग P नॉट मानते हैं, ये P है। जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जब जीरो नॉट सिंबल यूज करेंगे तो वो सॉल्वेंट को डिनोट करेगा, और जब कोई सिंबल यूज नहीं करेंगे तो वो सॉल्यूशन को डिनोट करेगा। तो इसमें P नॉट इज ग्रेटर देन P होगा, नहीं, आपको पता है कि P नॉट जो है वो ग्रेटर देन P होगा। P नॉट क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा हाई होता है। तो ये P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू होता है x2, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जैसे मान लो कि ये कोई सॉल्वेंट है, वाटर है ना, और इसमें हम कोई सॉल्यूट जो है वो डाल देते हैं, इसके अंदर कोई सॉल्यूट जैसे डाल दिए, तो सॉल्यूट डालने के बाद इसका मॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो ऑक्युपाई होगा। तो जब इससे वेपर निकलेगा तो वो स्पेस जो है वो कम रहेगा, मतलब वेपर को निकलने के लिए स्पेस कम होगा, इसलिए वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। किसका, सॉल्यूशन का। अब ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्यों डिक्रीज हुआ, ये इसलिए डिक्रीज हुआ कि मैंने जो सॉल्यूट डाला था वो नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट था, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। तो अब इसका वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज होगा, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट हमने डाला उसके अकॉर्डिंगली ये मोल फ्रैक्शन जितना इसका उसमें प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंगली इसका रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। तो P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू हो गया क्या, x2 हो गया। तो इस तरीके से अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे प्रॉब्लम में कुछ दिया हुआ है तो उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट ये सब दिया हुआ रहेगा, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट जब दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इसको निकाल लेंगे, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू x2। पता है आपको x2 क्या है, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2, और n2 पता है W2 बाय m2 अपॉन W1 बाय m1 प्लस W2 बाय m2। यहां एक चीज आप लोग ध्यान में रखना, कई बार क्या होता है प्रॉब्लम में सॉल्यूट इतना कम होता है कि हम उस सॉल्यूट के मोल को निग्लेक्ट कर सकते हैं। ये चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए यदि मान लो आपने बाय चांस पहले इसको कंसीडर कर लिया सॉल्यूट को, और आंसर हमारा नहीं मैच हो रहा है, तो एक बार हम उसको इग्नोर करके देखेंगे n2 अपॉन n1, क्योंकि यहां जो होगा n1 प्लस n2 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू n1 है। आप समझ लो मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आपने मान लो सॉल्यूट के मोल को कंसीडर कर लिया, उससे प्रॉब्लम बनाया और आंसर नहीं मिला, तो आपको घबराना नहीं है। आप ये सोचना कि भाई एक बार हम इसको इग्नोर करके देखते हैं, क्योंकि या तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दोनों ही सही है। क्योंकि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, रूल ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यदि 0.01 मोल से छोटा होता है तब हम उसको इग्नोर करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ये कहलाता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, मैं 1 मिनट आपको बता देता हूँ, वेपर प्रेशर के कंसेप्ट पे ही पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर को आप समझ लो।
वेपर प्रेशर बेसिकली बच्चे ठीक ढंग से इसको समझते नहीं है, उसको लगता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, लेकिन वेपर प्रेशर को ठीक से समझना है। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, इसलिए स्टेटमेंट के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वेपर प्रेशर इट इज द प्रेशर exerted by the vapor at the liquid surface in its equilibrium point। ये in its equilibrium point ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझ लो आप इसको। जैसे सपोज ये कोई कंटेनर है, कंटेनर हमारा क्लोज कंटेनर है ना, तो क्लोज कंटेनर में जैसे ये क्लोज कंटेनर है और ये लिक्विड है, ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वापस फिर वेपर भी लिक्विड में कन्वर्ट होगा और एक समय ऐसा आएगा जबकि रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा, तो ये कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। जिस रेट से ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से वेपर भी लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो प्रेशर ये एक्सर्ट करता है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। और आपको पता है कि ली चैटेरियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जब कोई सिस्टम एक बार इक्विलिब्रियम पॉइंट को अटेन करता है तो फिर ये अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को चेंज नहीं करेगा जब तक कि आप उसके एक्सटर्नल कंडीशन को चेंज नहीं करते हो। तो जब सिस्टम एक बार इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया तो उस समय जो प्रेशर एक्सर्ट होता है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब दूसरा हमारा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि जैसे मान लो इसको एक छोटा सा ग्राफ से हम लोग समझ लेते हैं कि ये हमारा वेपर प्रेशर है y एक्सिस पे और x एक्सिस पे हम लोग टेम्परेचर को ले रहे हैं। तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। नॉर्मल कंडीशन में हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर में भी हैं, जो नॉर्मल प्रेशर है 760 mm ऑफ Hg का या 76 cm सेंटीमीटर ऑफ Hg का, तो इट इज द प्रेशर the temperature at which the vapor pressure of any substance equals to vapor pressure equal to external pressure that is atmospheric pressure। तो atmospheric pressure हम लोग लेते हैं कितना 760 mm of Hg। तो टेम्परेचर को जैसे मान लो आप 20 40 60 ऐसे 20 के इंटरवल में बढ़ाते जाओ आप, तो हम लोग लेते हैं वाटर का केस। तो वाटर पे 100 डिग्री पे क्या होता है, वाटर बॉयल हो जाता है, इसका धीरे धीरे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये क्या हमारा सॉल्वेंट है, और जब आप इसमें सॉल्यूट डालोगे तभी हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्कस किया था कि सॉल्यूट डालने से जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया। अब भाई ये बॉयल कब होगा? बॉयल तो तब होगा ना जब इसका ये वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। तो ये टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब ये बराबर होगा ना, इसके बराबर होगा। तो जिस टेम्परेचर पे बराबर होता है ये that is called boiling point of solution। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बड़ा होता है किससे? सॉल्वेंट से। रीजन पता आपको क्यों होता है? क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होता है और बॉयल करने के लिए इसके वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर लाना होगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, बॉयल करते हैं। ये T नॉट है, ये T है, ये जो T माइनस T नॉट है दैट इज कॉल्ड डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, और दैट डिफरेंस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि हम लोग जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तब सॉल्यूशन जो है वो बॉयल होना स्टार्ट होता है। ये हो गया T माइनस T0 इज इक्वल टू डेल TB। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डेल TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट del TB is what? It is nothing but T naught minus T is equal to KB into M। क्योंकि आपको पता है कि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो KB है
केबी को हम लोग कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं हम लोग केबी को? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को कहते हैं हम लोग इब्यूलियोस्पिक कांस्टेंट, इब्यूलियोस्पिक कांस्टेंट, या सिंपली ये कहलाता है क्या? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो इस तरीके से अब क्या करोगे आप? इसको जो मोलालिटी का फॉर्मूला उसको एक्सपेंड कर दोगे, डेल टीबी इज इक्वल टू के बी, और ये m होता है W2 बाय m2 इंटू 1000 बाय W1। W1 क्या है? वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको केबी का वैल्यू प्रॉब्लम में दिया रहता है। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में केबी का एक्सप्रेशन पूछ लेता है। केबी इज इक्वल टू द RT नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इनटू LV। LV इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं इसको हम लोग। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यदि कई बार दिया हुआ है कि which of the following expression is correct for the इब्यूलियोस्पिक कांस्टेंट, तो आप ये एक्सप्रेशन लिखोगे। या कई बार ये ऐसे दिया रहता है RT नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LV डेल HV इंटू M मोलर मास। क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन मोलर मास। इसको भी यहां आप पुट कर सकते हो। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में क्या होता है कि हर एक चीज को आपको जानना है, बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन यू मस्ट नो एवरीथिंग ऑफ समथिंग। जो हमारे सिलेबस में है वो सब चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ छोड़ना नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये डिप्रेशन मतलब कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट which the vapor pressure of solvent and its corresponding solid, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, and its corresponding solid are in equilibrium point पे। Freezing point is the temperature at which the freezing point of solvent and its corresponding solid, जैसे वाटर है तो वाटर का corresponding solid क्या है? आइस है। जैसे ये ग्राफ से समझो आप इसको, यहाँ हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर को घटाते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ जो इसका ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो ये इसमें ये T और ये T नॉट है, तो इसमें T इज ग्रेटर देन T नॉट। उल्टा हो गया। बॉइलिंग पॉइंट में क्या था? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम था, सॉल्यूशन का हाई था, और यहां फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ये इसका ये क्या है हमारा? T नॉट। T इज ग्रेटर देन, यहां हमारा क्या है? ये T नॉट। नॉट को हम लोग कहते थे क्या? T को कहते थे हम लोग T नॉट, सॉरी इसको मैंने पलट के लिख दिया इसको। ये T नॉट जो है हमारा ये सॉल्वेंट है और ये हमारा सॉल्यूशन है, इसमें कोई सिंबल यूज नहीं करते हैं। ये कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब T नॉट माइनस T, इसको कहते हैं हम लोग डेल TF। डेल TF इज इक्वल टू, दिस वन इज कंसिडर्ड एज the boiling point, opposite of freezing boiling point. Opposite of boiling point is called depression in freezing point. तो इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। डेल TF is directly proportional to M। जैसे उसमें डेल TB होता था, इसमें डेल TF होता है। तो यहां जो है डेल TF is directly proportional to M होता है, तो डेल TF is equal to KF into M है। तो डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू M होता है। अब उसी तरीके से हम लोग इसको एक्सपेंड कर लेंगे, क्योंकि ये तो मोलालिटी है ना। तो मोलालिटी जैसे है, यहाँ आप लिख लोगे इसको डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू
W2 by M2 into 1000 by W1. W1 इज इन ग्राम। अब आपको पता है ये जो KF है, KF इज कॉल्ड व्हाट? KF इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एक नाम तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, दूसरा इसको हम लोग कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी को हम लोग कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जिस तरीके से हम लोग Kb का वैल्यू अलग से निकाले थे, मतलब एक्सप्रेशन के फॉर्म में, उसी तरह से आप यहां लिख सकते हो इसको KF इज इक्वल टू RT0 स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू L इंटू F। LF इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसी में जैसा कि LF इज इक्वल टू होता है क्या, डेल HF अपॉन मोलर मास। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहां हम लोग लिख सकते हैं इसको RT0 स्क्वायर, और इसके बदले हम लोग इसको लिख लेते हैं LF के बदले डेल्टा HF इंटू मोलर मास। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला जो है वो आप यूज कर सकते हो कि ये फॉर्मूला यूज करें या इसको यूज करें, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। जो चॉइस दिया हुआ उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म में आपको ये जानना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कहते किसको हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को नॉर्मली हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू होता है CRT। पाई इज इक्वल टू CRT मींस C जैसे पता आपको कि N/V होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, R इंटू T, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। केवल हम लोग इसको एक्सपेंड करते जा रहे हैं। तो यहां आप लिख सकते हो ये जो वेट अपॉन वॉल्यूम है, तो पाई इज इक्वल टू D कह सकते हैं हम इसको, D/m/RT। नहीं, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है ना वेट अपॉन वॉल्यूम, तो उसी को हम लोग चेंज कर दिए। अब इसी को यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई m इज इक्वल टू DRT हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इट इज द प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है? ऑस्मोसिस इज द कंटिन्यूअस, इट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जैसे मान लो कि जमीन के नीचे से रूट से लेके जो ट्री होता है उसके ऊपर टॉप तक, लीफ तक, उसके टिप्स तक जो है वो वाटर, मिनरल्स, ये सब पहुंचता है। सो दैट इज व्हाट, इट इज थ्रू द जाइलम एंड फ्लोएम, जो भी उनका उसका टिश्यूज वगैरह होता है। तो बायोलॉजिकल टर्म में नहीं जा रहे हम लोग, मतलब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज है। जैसे हमारा किडनी है, तो किडनी ब्लड को कैसे प्योर करता है, क्योंकि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है वो। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जैसे मान लो कि कोई ये इसमें कोई लिक्विड है और इसमें कोई दूसरा कंटेनर में हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इसको रख देते हैं, इसका जो सॉल्वेंट है वो मूव करता है, तो ये कहलाता है प्रोसेस ऑस्मोसिस। अब मान लो दो सिस्टम दिया हुआ आपको और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है। पाई A इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सिस्टम A एंड पाई B इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सिस्टम B। तो यदि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो इसको कहते हैं हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, या इसी को कहते हैं आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। अब इसमें यदि एक का ऑस्मोटिक प्रेशर बड़ा है और दूसरे का छोटा है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर बड़ा है और दूसरे का छोटा है, पाई A इज ग्रेटर देन पाई B, तो A को कहेंगे हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। A को क्या कहेंगे? A को कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और B को फिर क्या कहोगे आप? तो B को कहेंगे हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब जिसका ज्यादा है, हाइपो मतलब जिसका कम है। कई बार प्रॉब्लम में ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बेसिस पे प्रॉब्लम दिया रहता है। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, क्वेश्चन दिया हुआ आपको कि 10% सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन विथ 5% सॉल्यूशन ऑफ बी। बी हमें नहीं पता कि कौन सा उसमें सॉल्यूट है। 10% solution of cane sugar is isotonic with 5% solution of B. Find out molar mass of B. लो अब क्या करोगे आप? तो इसमें आपको पता है कि जब दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ऑफ कोर्स यहां दिया हुआ रहेगा एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि पाई इज इक्वल टू पाई बी होता है, और पाई ए इज इक्वल टू सी ए आर टी है, और ये पाई बी इज इक्वल टू सी बी आर टी है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो सी ए इज इक्वल टू सी बी, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है। कंसंट्रेशन होता है मोल्स पर लीटर, नहीं मोल्स पर लीटर। तो इसमें वॉल्यूम दोनों का बराबर ही होगा, नहीं। और ये आपको पता है कि मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। ए का वेट, ए का मोलर मास, बी का वेट, बी का मोलर मास। ये डायरेक्ट आप इस तरीके से कंक्लूड करना है इसको कि भाई जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, देखो हर एक प्रॉब्लम के अंदर आंसर दिया रहता है। बच्चे क्या करते हैं, उसमें हड़बड़ी करने लगते हैं, जल्दीबाजी करने लगेगा। जैसे इस प्रॉब्लम में क्या था, ये वेट दिया हुआ है, वेट बोल रहा है कि ये 10% है। 10% है, क्या है, कैन शुगर है। कैन शुगर किसको कहते हैं, सुक्रोज को कहते हैं। सुक्रोज क्या होता है आपका C12H22O11 होता है। मोलर मास देखो 1 से 30 तक तो बच्चे को पता होना ही चाहिए कि किसका एटॉमिक नंबर कितना और एटॉमिक वेट कितना है। तो 12 into 12 144, 1 into 22 ये 22, और ऑक्सीजन 16 into 11 176। ऐड करोगे आप तो ये हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा 374, 342 हो गया। 342 इसका मोलर मास है। वेट यहां दिया हुआ है 5% है, ये हमें नहीं पता, ये निकालना है नहीं। तो x इज इक्वल टू हो गया 342 इंटू 5/10, ये हो गया 2 171। तो ये 171 जो है ये इसका मोलर मास हो गया बी का। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालने का तरीका जो है वो मैंने निकाल लिया। अब हम देखते हैं, जैसा मैंने आपको बोला था कि एक और प्रॉब्लम दिया हुआ है, और इससे 100% श्योर प्रॉब्लम पूछेगा ही पूछेगा, इसमें नहीं पूछने का कोई सवाल ही नहीं है। जैसे 23 में पीछे जो है ये 5 प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन चैप्टर का पैसेज 2 में। तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि जैसा मैंने डिसाइड किया कि हर एक चैप्टर में 2-2 क्लास, एक जो है पूरा थ्योरी का कुछ न्यूमेरिकल्स, ताकि आपको क्लैरिटी और कॉन्सेप्ट हो। जैसे अभी इसमें सॉल्यूशन में वेंट ऑफ फैक्टर में सेकेंड क्लास में बताऊंगा। तो एक चैप्टर के अंदर यदि ये प्रॉब्लम पैसेज में आ गया तो 5 क्वेश्चंस है, अदरवाइज 3 प्रॉब्लम्स 2 प्रॉब्लम्स मिनिमम रहेगा ही रहेगा। अब जैसे इसमें जो प्रॉब्लम है वो दूसरा जो है वो इसके बेसिस पे है, वेंट ऑफ फैक्टर के बेसिस पे। तो जब हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे तो वहां इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें वेंट ऑफ फैक्टर को छोड़ के जो हमारा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो मैं पहले बता देता हूं आपको। देखो ये काफी इजी है, आप लोग 12th क्लास के बहुत अच्छे बच्चे हो, स्टूडेंट हो आप लोग, अभी तुरंत बोर्ड का एग्जाम दिया है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता है। आइडियल सॉल्यूशन में क्या आता है कि जब हम सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बराबर होता है। इसमें हम लोग कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग
solvent, solute and solution are same। ये इक्वल है, क्या है ये सेम है, सारी चीज इसमें सेम आर सेम। इसमें ए ए इज नॉट इक्वल टू बी बी इज नॉट इक्वल टू ए बी, ये डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। दूसरा क्या होता है, इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। 50 ml प्लस 50 ml 100 ml है, तो जो डिफरेंस है, जो उसका सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो डिफरेंस है वो 0 होता है। जितना सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाओगे आप, जैसे 50 ml ऑफ A2 प्लस 50 ml ऑफ B2, ये 100 ml होगा। इसमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ, ना तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 50 प्लस 50 करोगे तो आपको 100 से बड़ा हो जाएगा या 100 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स नहीं है ना, केमिस्ट्री है। जब दो लिक्विड को आप मिलाते हो और वो और नजदीक आ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है दैट इज इक्वल टू 0, मींस प्रोसेस इज नीदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, ना तो हीट इवॉल्व होगी और ना हीट एब्जॉर्ब होगी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब प्रोसेस इज ईदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। जैसे आप कॉमन एग्जांपल देखो ना, जब हम किसी भी, जैसे मान लो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है और इसमें वाटर है, तो हम लोग चाह रहे हैं इसको डाइल्यूट करना, तो हम लोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर नहीं डालेंगे, वो तो खैर अदर एस्पेक्ट है, क्योंकि यहाँ ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड है, वाटर डालोगे तो ये एक्सप्लोड कर जाएगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जैसे ये वाटर है तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हम ड्रॉप वाइज डालते हैं, ड्रॉप वाइज डाले तो ये जो कंटेनर है, ये नीचे जो है वो क्या होगा, हीट हो जाएगा। वो हीट क्यों होता है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है वो प्रोसेस या तो एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है। और फोर्थ होता है इसमें, इट ओबेज रॉल्स लॉ, ये रॉल्स लॉ फॉलो करता है, इट ओबेज रॉल्स लॉ। और इसमें होता है इट डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ, इट डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ। तो देखो थ्योरेटिकल पार्ट में आपको रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ ये दोनों जानना जरूरी है। ऐसे कहा जाता है कि रॉल्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ जो है वो गैसियस मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है ना। यदि हम बात करें हेनरीज लॉ की, तो हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल फॉर गैसियस मॉलिक्यूल एंड रॉल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड जो वोलेटाइल है, जो इवापोरेट होता है, जो प्रेशर प्रोवाइड करता है। तो इसमें हम लोग रॉल्स लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है, P is directly proportional to P naught, P is directly proportional to X1। मतलब जब कोई सॉल्वेंट में, जो सॉल्वेंट जिसके अंदर हम लोग किसी भी सॉल्यूट को डालते हैं, यदि किसी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को डालते हैं और वो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो लिक्विड है वो लिक्विड टोटल प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इसके P टोटल इज इक्वल टू P नॉट इंटू X1। ये जो है ये होता है X1 एंड X2 इज नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। तो इसमें सॉल्वेंट जो है ये वोलेटाइल है, जो वोलेटाइल है वही तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वही तो इवापोरेट होगा ना। तो इसलिए इसमें X1 इज वोलेटाइल, ये वोलेटाइल है, ये लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो ये यदि हम लोग ग्राफ इसमें कंसीडर करें इसका, अब हम लोग दूसरा मान लेते हैं कि ये P1 है, ये हम लोग ले लेते हैं सॉल्वेंट के लिए, और सॉल्यूट डालते हैं, ये भी वोलेटाइल, तो ये होगा P नॉट इंटू X2।
तो P टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 होगा। यदि दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों वोलेटाइल है तो दोनों प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना, तो दोनों प्रेशर जो एक्सर्ट करेगा वही तो टोटल प्रेशर होगा सिस्टम का। तो इसमें ये हो जाएगा P01 इंटू x1 प्लस P02 इंटू x2। अब जैसे मान लो कि आपका कोई एक x1 है, कोई सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट लेते हैं हम लोग और इसका मोल फ्रैक्शन 1 है, और ये जो है x2 जो सॉल्यूट है ये हम लोग सॉल्यूट लेते हैं, x2 को सॉल्यूट लेते हैं और x1 को सॉल्वेंट लेते हैं। तो यहाँ ये 0 है, यहाँ 1 है। तो ये क्या कहता है रॉल्स लॉ कि भाई धीरे धीरे ये जो बढ़ता चला जाएगा। P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0 इंटू x1, और ये x2 0 है, ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ये हो गया P1, ये हो गया P2। तो जो रिजल्टेंट होगा ये रिजल्टेंट है P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, और P1 आपका क्या है P01 इंटू x1 और P2 क्या है P02 इंटू x2। समझ रहे हो ना आप? इसमें बहुत सिंपल सा चीज है कि भाई रॉल्ट ने क्या बताया, रॉल्ट्स ने ये बताया कि कोई भी वोलेटाइल सब्सटेंस है यदि सॉल्वेंट है तो वो टोटल प्रेशर एक्सर्ट करेगा जो उसका वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन होगा, और यदि सॉल्यूट भी वोलेटाइल है तो वो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो सिस्टम जो सॉल्यूशन होगा उसमें दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये जो है हमारा आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये होता है फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अब इसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब सॉल्यूशन नॉन आइडियल होता है, ये चीज ठीक से समझना, इसमें काफी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, बड़ा छोटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉल्यूम, ये सब चीज। इसको मैं एक वर्ड में जैसे मैंने आपको समझाया था इससे समझना केवल। ये देखो मैं बॉक्स में लिख रहा हूं, जैसे ये ए है और ये बी है और ये ए बी है। ये हमारा क्या है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूशन है। तो भैया वो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है, सॉल्यूशन के बराबर है, तब तो ये आइडियल है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यदि इसका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, कम नीचे आ गया, नीचे यहां देखो आप, ये नीचे हो रहा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि वीक हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जो क्रक्स है इसका वो यही एक पॉइंट में है। उसके बाद बाकी आप जिस भी बुक से पढ़ो 2 पेज 3 पेज, वो काफी उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़ता है, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। केवल ये चीज समझो आप, यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो इसको बराबर इसके लाने के लिए इसके ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब इसके इक्वल लाने के लिए। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है तो इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, मतलब ये पॉजिटिव ऊपर जाना पड़ता है, इसलिए ये कहलाता है क्या, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब जैसे इसी में आप में कंफ्यूज मत करना, क्योंकि अब बात में ये मत कहना कि एक ही जगह सर आप ड्रॉ कर रहे हो, मैं ये दूसरा चीज ड्रॉ कर रहा हूं कि ये पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव मतलब ये जो स्लोप है, मतलब ये जो इसका इसके ऊपर ये ग्राफ जाएगा ऊपर, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव मतलब ऊपर जा रहा है, तो जो रिजल्टेंट है वो भी ऊपर जाएगा, पी टोटल भी ऊपर जाएगा। बड़ा सिंपल सा चीज है। अब देखो इसी को और कोरिलेट कर देता हूं मैं, ये पॉजिटिव डेविएशन है तो पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव का उल्टा होता है मिनिमम, इसको हम लोग कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। देखो किस तरीके से हम चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो, कोई दिक्कत ही नहीं रहे याद करने में। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप क्या होता है, एजियोट्रॉप कहता है कि भाई जब हम लोग दो चीज को मिक्स करते हैं और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, एक का एक्स है एक वाई है, मिक्स करने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, कुछ और होगा, मतलब ना ये x के बराबर मतलब a2 के बराबर होगा ना b2 के बराबर होगा,
तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, उससे बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे इथेनॉल, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। मान लो ये इथेनॉल और वाटर को मिक्स करके ये बनाया हुआ ये सॉल्यूशन है। अब जब हम इसको हीट करेंगे तो हम तो सोचेंगे कि भाई 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया तो इथेनॉल को सेपरेट हो जाना चाहिए, इसको कलेक्ट करके अलग कर लेंगे और फिर जो बचेगा वो वाटर होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ सॉल्यूशन ऐसा है जिसका कि कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसको मिक्स करने से पहले बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट था, लेकिन मिक्स करने के बाद उसका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसके इंडिविजुअल सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, लेकिन हम उसको ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो उसका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। एंड सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। तो अब ये इथेनॉल और वाटर का जो मिक्सचर हमने लिया, ये जो सॉल्यूशन लिया, अब इसमें जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जो इस दोनों में से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उससे थोड़ा सा कम बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का। समझो मेरी बात को। इसी पे पूरा जो रॉल्स लॉ का पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, वो सारे हम एक ही एग्जांपल से समझ सकते हैं। भाई यहां क्या हुआ कि दो कंपोनेंट में जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था उससे थोड़ा सा कम हो गया रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप सॉल्यूशन। एजियोट्रॉप सॉल्यूशन मींस कि कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, और वो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट जो कम बॉइलिंग पॉइंट है उससे थोड़ा सा कम हो जाता है। सो ये क्या हुआ, लो से थोड़ा लोअर हो गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप सॉल्यूशन। तो ये अब ये वर्ड उल्टा है, ये मिनिमम है तो ये पॉजिटिव डेविएशन है। और मैं सिंपल कर देता हूं और चीजों को आसान बना देता हूं मैं। अब मान लो A2 और B2 सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाया आपने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया स्ट्रॉन्ग, वीक नहीं रहा, स्ट्रॉन्ग हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग चूंकि पॉजिटिव को ऊपर लेते हैं नेगेटिव को नीचे लेते हैं, इसीलिए मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। तो स्ट्रॉन्ग हुआ तो भाई सॉल्यूशन जो आइडियल है उसको उसके बराबर आने के लिए क्या होगा, कम करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। नीचे आना पड़ेगा तो इसको कहते हैं हम लोग नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन नीचे आ रहा है। देखो ऑनलाइन ये काफी अच्छा चीज है कि जैसे आप इसको कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो पीछे जाके आप उसको सुन सकते हो, जूम करके देख सकते हो। क्लासरूम में क्या होता है कि मुझे दोबारा इसको बोलना पड़ता है, दोबारा समझाना पड़ता है, 3 बार 4 बार 10 बार समझाना पड़ता है। चीजें बड़ी आसान है, एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो ये कभी निकलेगा नहीं। देखो मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूं आपको कि इसमें यदि आप नहीं कहीं दिक्कत हो रही है तो दूसरा जो एग्जांपल ले रहे हैं नेगेटिव डेविएशन का। नेगेटिव मतलब ये जो हम लोग यहाँ जो अभी ये स्लोप ड्रॉ किए हुए हैं इसको नेगेटिव नीचे लेंगे। ये नीचे इसलिए मैं ब्लू पेन से ले रहा हूं, ये ताकि आपको समझ में आए, ये नीचे है और इसका रिजल्टेंट नीचे आ जाएगा। तो एक ही ग्राफ में तीनों चीज हो गया हमारा। अब देखो नेगेटिव डेविएशन का, अब देखो मैंने बताया था कि वर्ड उल्टा अपोजिट मतलब कनेक्टेड है। नेगेटिव डेविएशन मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, जो पॉजिटिव डेविएशन था वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप से रिलेटेड था, जो नेगेटिव डेविएशन है वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप से रिलेटेड होगा। नेगेटिव डेविएशन मतलब ये हमारा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर। मैक्सिमम इसको क्या कहते हैं हम लोग, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर,
मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल लो, कोई भी मिनरल एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड जैसे HCl, HNO3, H2SO4, इसको जब वाटर में हम लोग मिक्स करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं H2O प्लस H2SO4 का, तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और H2SO4 का 188 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अभी हमने क्या बोला कि ये जो है ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, तो नेगेटिव डेविएशन है हुआ तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इस दोनों में, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो ज्यादा किसका है, H2SO4 का, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन द हायर वैल्यू, ये 188.28 डिग्री सेल्सियस, ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन दोनों का जो इसी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक, मतलब इंडिविजुअल सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, लेकिन जब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है, दोनों को मिक्स करते हैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली हायर देन द मैक्सिमम वैल्यू होता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो मेरे विचार से अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा इसको समझने में, तो इसमें ये कुछ एग्जांपल आप लोग याद कर लेना, आइडियल और नॉन आइडियल का क्या एग्जांपल है। जैसे आइडियल में हम लोगों ने लिया, आइडियल का एग्जांपल बता देता हूं, क्योंकि इसमें कई बार एग्जांपल के बेसिस पे क्वेश्चन आता है, जैसे क्लोरो इथेन प्लस क्लोरो ब्रोमो इथेन आइडियल का, या क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ये क्या है, ये आइडियल का एग्जांपल है। जब नॉन आइडियल होगा तो नॉन आइडियल के केस में क्या करोगे आप, नॉन आइडियल में दो केस है भाई, एक क्या है, ये पॉजिटिव डेविएशन है, एक नेगेटिव डेविएशन है। तो नेगेटिव डेविएशन वाला केस जो है वो सिंपली आप याद रखना, जैसे कोई भी मिनरल एसिड है HCl प्लस H2O या HNO3 प्लस H2O, या फिर जैसे H2SO4 प्लस H2O, इसका जितना मैक्सिमम लिस्ट आप बना सकते हो, क्योंकि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है, क्योंकि और प्रॉब्लम ऐसा रहता है कि जो आप उसके ट्रिक्स के बेसिस पे इस तरीके से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ हम लोगों ने लिया इथेनॉल प्लस वाटर, है ना, ये हमारा जो है एग्जांपल है पॉजिटिव डेविएशन का, ये नेगेटिव डेविएशन का। जो पॉजिटिव डेविएशन होगा वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा, और जो नेगेटिव डेविएशन होता है उसको कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो इस तरीके से हमने रॉल्स लॉ को डिस्कस कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कहता है जी कि जितना ज्यादा प्रेशर आप अप्लाई करोगे उतना ज्यादा मास ऑफ द गैस डिसॉल्व होगा। तो इसमें सिंपली होता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब अप्लाइड प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू X2। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा मास डिसॉल्व होगा। सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, द gaseous molecule when dissolved in a liquid, the mass of the gaseous molecule is directly proportional to the pressure applied। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा मास जो है वो डिसॉल्व होगा। तो इसमें कुछ एप्लीकेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है हेनरीज लॉ का। जैसे कि आप जानते हो कि यदि हम समुद्र के नीचे जो स्कूबा डाइवर्स जाता है नीचे, तो वो अपने बैग में क्या करता है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो रहता है उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है। तो जैसे जैसे नीचे जाएगा तो प्रेशर बढ़ने लगता है, काफी प्रेशर होता है। तो प्रेशर जब ज्यादा होता है तो नाइट्रोजन गैस जो वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। तो जब वो नीचे से ऊपर आता है तो ये जो डिसॉल्व ऑक्सीजन जो ब्लड में गया था वो निकलना चाहता है, क्योंकि ऊपर नीचे से ऊपर आएगा तो वहां प्रेशर कम है। तो कई बार उसमें से इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, उसको बेंड कहते हैं, BEND बेंड, BENT बेंड। और अब इसीलिए नाइट्रोजन के कंपोजिशन को थोड़ा हीलियम मिला के जो है उसको कम किया जा रहा है जितना फिजिबल है। दूसरा होता है, एक होता है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया एक
सिम्टम है, डिजीज है एनोक्सिया, ANOXIA। जो हाई एल्टीट्यूड पे मतलब आदमी रहते हैं, या जो क्लाइंबर होता है, जो माउंट एवरेस्ट वगैरह पे या हिली रीजन पे पहाड़ियों पे चढ़ता है, तो वो तो बैग लेके जाता है, लेकिन जो हिली रीजन में है वहाँ जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है एयर में वो कम होता है, इसलिए कुछ आदमी को वहाँ प्रॉब्लम होती है, उसको सोचने समझने की थोड़ी शक्ति कम हो जाती है, उसको कहते हैं हम लोग एनोक्सिया। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन होता है इसका, हेनरीज लॉ का। या आप देखते हो जो कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग यूज करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, तो जो कांच का बोतल होता है, लोग कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं भाई ये स्ट्रॉन्ग ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब क्या हुआ, उसमें CO2 ज्यादा डिजॉल्व है, तो जितना ज्यादा प्रेशर हम अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा जो है मास डिजॉल्व होगा। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जो है खूब अच्छे तरीके से CUET का 2024 का प्रिपरेशन करो। जैसा मैंने आपको बोला है कि मैं आपको सारे मटेरियल, टिप्स, ट्रिक्स ये सब दूंगा। आप सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद MK सिंह सर। तो नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग सॉल्यूशन का कुछ अच्छे प्रॉब्लम के साथ, और जो प्रॉब्लम आया हुआ है 2023 में उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको वेल्ट ऑफ फैक्टर का कंसेप्ट बताऊंगा, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको काफी आसानी हो। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम छूटेगा आपसे। आप केवल टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना और कोशिश करना जितना ज्यादा प्रॉब्लम आप कर सकते हो। तो मैं आपको कंप्लीट, जैसे 16 चैप्टर है, तो कोशिश करूंगा 2-2 लेक्चर जो है वो हर एक चैप्टर में दे के पूरा हर एक एस्पेक्ट को, ऐसा नहीं कि कोई चीज छोड़ूंगा मैं उसमें, सर हर एक चीज को खूब अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और जैसे मैंने बोला है कि 12th क्लास का जो सिलेबस है और जो अभी अपना CUET का सिलेबस है, थोड़ा सा उसमें 5-6 टॉपिक जो डिलीट हुआ था वो भी इसमें आ रहा है। तो उसके लिए मैंने स्ट्रेटजी बताया आपको, फिर मैं डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। सी यू देन। एंड आप जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं कोशिश करूंगा आप डेली डालने का, यदि किसी कारण से डेली नहीं डाल सका तो नेक्स्ट डे जरूर डाल दूंगा वीडियो में बनाकर आपको, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।